वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है और उन्होंने ये बजट अंतरिम बजट के तौर पर ही पेश किया है। सरकार के इस लॉन्ग टर्म विजन वाले बजट को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे मनी कंट्रोल के मैनेजिंग एडिटर नरेंद्र मेहता जी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि बजट को लेकर आपका पहला रिएक्शन। पहला रिएक्शन ये है कि ये एक काफ़ी कॉन्फिडेंट प्राइम मिनिस्टर का बजट है। जी। इंटरिम बजट अगर आपको याद हो 2019 में जो लास्ट इंटरिम बजट हुआ था चुनाव से पहले, उस समय भाजपा की हार हुई थी दिसंबर 2018 में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में। उस समय पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा थी, राइट, उस दौरान। और उस समय जब इंटरिम बजट पेश किया गया था, तब पीयूष गोयल जी वित्त मंत्री थे। उस समय वो काफ़ी पॉलिटिकल बजट था, राजनीतिक बजट था। आपको याद होगा पीएम किसान उसमें लाया गया था। उसके बाद 2 इंस्टॉलमेंट्स पीएम किसान की पे की गई थी इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेकर चुनाव से पहले। इस बार भी काफी अटकलें लगाई जा रही थी कि काफी पॉलिटिकल बजट हो, राजनीतिक बजट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये एक काफी वर्कमैन लाइक बजट है। ये एक फिजिकली प्रूडेंट बजट है, क्योंकि राजनीतिक जो सिचुएशन है वो बहुत डिफरेंट है 2019 से। इस बार एक महीने पहले भाजपा की काफ़ी बड़ी जीत हुई है इन्हीं स्टेट्स में, हिंदी हार्टलैंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। So you have a very confident prime minister who has chosen fiscal prudence ahead of the Lok Sabha polls. So if you look at निर्मला सीतारमण की जो स्पीच जो थी, this was much more like a regular interim budget. Right. और जो उन्होंने कहा जो विकसित भारत का जो रोड मैप होगा, that will be presented in the real budget. Or the main budget after the elections, right? So I think this is the budget of a prime minister who is confident of at least from his point of view, of a third term in power, looking just as we head into elections. सर, मेरा अगला सवाल आप ही की बातों को आगे रखते हुए मेरा अगला सवाल है कि लोक लुभावन घोषणाओं से जो परहेज निर्मला सीतारमण जी ने किया है, उसके पीछे मतलब राजनीतिक भरोसा क्यों है? राजनीतिक भरोसा आई थिंक इसलिए है, देखिए, एक सरकार कई बार बड़े बड़े खर्चे करती है जब उसको लगता है कि वो हारने की स्थिति में है। क्योंकि अगर आप 2014 से पहले का बजट देखें कांग्रेस का, उसमें बहुत बहुत बड़ी बड़ी उसके अंदर क्लेम्स थे और बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस थे। सो आई थिंक इंटरिम बजट्स के अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो करीब 4 या 5 बार हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सिर्फ 4 या 5 बार ऐसा हुआ है कि एक राजनीतिक बजट पेश किया गया इंटरिम बजट के तौर पर। 2019 was one of those outliers. This time is not an outlier. This time is a much more par for the course, like a vote on account. सर, मेरा अगला सवाल यही होगा कि लॉन्ग टर्म विजन का बजट पेश करने की वजह क्या है सरकार की? देखिए, जो बजट की जो राजनीतिक फ्रेमिंग जो थी वो 4 रजिस्टर्स पर थी: विमेन, यूथ, फार्मर्स एंड द पुअर। ये 4 वर्ग वो हैं जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की सबसे इम्पोर्टेंट कास्ट यही है, राइट। जब से ये कास्ट सेंसस की बात उठी, उसके बाद से प्रधानमंत्री ने वो डिबेट चेंज करने के लिए ही स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दिस, राइट। Now, if you look at the framing of the budget of the finance minister, the whole budget was couched around that. और अगर आप देखें, हालांकि बड़े अनाउंसमेंट नहीं थे, लेकिन फिजिकली प्रूडेंट बजट है। और पीएम आवास में 2 करोड़ और अतिरिक्त घर की घोषणा की गई है अगले 5 सालों में। उसका जो एलोकेशन है वो काफी मात्रा में बढ़ाया गया है। सिमिलरली जो आयुष्मान भारत है, उसको आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स को बढ़ाया गया, उसकी एलोकेशन काफी बढ़ाई गई है। अगर आप देखें तो जो विमेन कंस्टिट्यूएंसी है वो भाजपा की जो जितनी आगे की मूवमेंट हुई है पॉलिटिकली 2014 के बाद, द क्रिएशन ऑफ विमेन कंस्टिट्यूएंसी हैज बीन at the center of it, which is very much central to Modi's political model, beyond हिंदुत्व और कल्चरल नेशनलिज्म के आगे जाकर। एक भाजपा का सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है पिछले 10 सालों में अंडर नरेंद्र मोदी कि एक भाजपा हिंदी हार्टलैंड में 11 हिंदी भाषी स्टेट्स में एक पुअर की पार्टी बन गई। इट्स अ पार्टी ऑफ द पुअर, अनलाइक अर्लियर जब वो पार्टी थी ऑफ अपर कास्ट, रिच एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। Secondly, it's attracted a lot more women voters. अगर आप देखें 2014 तक पहली बात तो विमेन मेन से कम मात्रा में वोट करती थी हिस्टोरिकली।
जब से जेंडर डेटा हमारे पास है 1900 मिड 60s के बाद से इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट करती है कितनी औरतों ने वोट किया और कितने मेल्स ने किया। उसमें हिस्टोरिकली हमेशा मर्द ज़्यादा वोट करते हैं, विमेन कम करती थी। दूसरी बात, नेशनल लेवल पे विमेन हमेशा कांग्रेस के लिए ज़्यादा वोट करती थी, बीजेपी के लिए कम करती थी। दैट गैप स्टार्टेड चेंजिंग फ्रॉम द अर्ली 2000s, राइट। 2019 पहला चुनाव था आज़ाद भारत की हिस्ट्री में जिसमें विमेन वोटर टर्नआउट रेट मर्द वोटर टर्नआउट रेट से ज़्यादा था। और उस चुनाव में इफ़ यू लुक एट ऑल द मेन बैटल ग्राउंड स्टेट्स, women voted more for BJP, all the survey data tells us, than for Congress. So women voter, अभी आप रिपब्लिक डे की परेड देख लीजिए अभी जो हुआ है। Now this ऐसा नहीं है कि औरतें पहले डिफेंस फोर्सेस में नहीं थी या पुलिस में नहीं थी, हमेशा से थी, but this is a political statement. This also reflects a political statement, and this has been happening for the last few Republic Days. Now along with that there is a move happening on the ground. PM आवास में पिछले 5 सालों में 17 मिलियन घर बनाए गए, राइट। Actually that number has gone up to 28 million approved, 23 million of them have been constructed. In that 68% of houses या तो सिर्फ औरतों के नाम पे इंडिविजुअली है या जॉइंटली उनके हस्बैंड के साथ है। इस देश में जो इतना पेट्रियार्कल देश है जहाँ पे औरतों के पास इनहेरिटेंस राइट भी नहीं था अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी का, कुछ सालों पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो राइट, लेकिन पहले तक नहीं था, राइट। 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि कभी भी आपके पेरेंट की डेथ हुई हो, अगर आप भाई और बहन है तो दोनों का इक्वल राइट है। ऐसे देश में अगर आप इतनी सारी औरतों को उनके नाम पे घर होगा जिसमें 1.5 लाख रुपए उनके अकाउंट में जाएंगे, तो दैट चेंजेस द पॉलिटिकल डिबेट, राइट। सो नाउ यू लुक एट that explains why the allocation for PM Awas has gone up so much. So that is very much at the heart of the political economy of the BJP under Narendra Modi. मेरा अगला सवाल मनरेगा पर है कि मनरेगा पे सरकार ने इस बार अपना एलोकेशन बढ़ाया है। दूसरा चीज ये कि आयुष्मान में बीपीएल और आशा वर्कर्स आंगनवाड़ियों को भी जोड़ा गया है जो पहले बीपीएल के लिए था। तो क्या सरकार का फोकस रूरल एरिया पे ज्यादा है इस बार? नहीं, 100%। देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की आप स्पीचेस सुने तो वो नहीं मैं कह रहा हूँ जो अखबारों में आता है बाइट्स या शाम को प्राइम टाइम चैनल्स पे जो बड़ी बड़ी बाइट दिखाई जाती है। इफ़ यू सी हिज इंटायरिटी ऑफ हिज स्पीचेस ओवर द लास्ट 4 or 5 years, almost all his speeches focus a lot on women, a significant part, and that we constructed an index called the Narad Index, and we can statistically show this that women feature among the top 5 issues that he always speaks about in his speeches. In that, he often says that we are trying to construct a social welfare safety net from the cradle to the grave, right? अगर आप मातृत्व योजना की बात करें, so a lot of pregnant women now start getting benefits, right? This is part of that. Now you're extending it to another group of women, Anganwadi workers, Asha workers in rural India. So I think this is certainly part of that political outreach. अच्छा, हर बार प्रधानमंत्री मोदी जी जो बजट के बाद भाषण देते हैं वो काफी लंबा रहा है, इस बार वो बहुत छोटा और क्रिस्प था, तो इसे क्या आप कोई स्ट्रैटेजी का पार्ट कहेंगे? नहीं, तो देखिए, अगर आप निर्मला सीतारमण की स्पीच भी देखें तो वो 57 या 58 मिनट्स की थी। पिछली बार 87 मिनट्स की थी, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर स्पीचेस आल्सो। सो एंड आई थिंक अगेन लाइक आई सेड एट मनी कंट्रोल पे हमारी हेडलाइन आज ये चल रही है, अ कॉन्फिडेंट प्राइम मिनिस्टर चूजेस फिस्कल प्रूडेंस अहेड ऑफ द पोल्स, नो सरप्राइज बजट। तो बजट में ऐसा कोई धमाका नहीं है, इट इज मोर a signal of continuity, more a signal of more of the same and of a quiet confidence. So I think that's what it is. अच्छा, इस बार सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि पीएम किसान का पैसा बढ़ा जाएगा, जो कि नहीं हुआ। इस पर आप कुछ कहेंगे या सरकार को अगले बजट में ऐसा कुछ करेंगे? I think you will see something in the next budget because I think the finance minister was very clear that we would present a roadmap for in the next budget for Viksit Bharat. अगर आप देखिए, look at infrastructure spending. Infrastructure spending is now at the highest as a percentage of GDP in our history. You look at the money being spent on roads and all of that. So look, I think जो अगर आप markets का रुख देखें, the markets have reacted positively to the budget precisely for this reason because it is showing confidence. Right. आप कॉन्फिडेंस की बात करेंगे, हम विपक्ष की बात करें, क्या विपक्ष इतना कमजोर है कि सरकार को उससे डर नहीं है? विपक्ष को सरकार से डर नहीं है। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यह है कि विपक्ष इतना कमजोर है कि सरकार को विपक्ष से डर नहीं है। नहीं, सो देखिए, आई थिंक किसी भी डेमोक्रेसी में
विपक्ष का होना, स्ट्रॉन्ग विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, राइट? लेकिन आई थिंक इस वक्त where the BJP is being challenged or has been challenged is in the states or at regional levels, right? BJP is very strong in the Hindi heartland. In the other states, is regional parties that have been the main challenge. In the south, the BJP has a lesser footprint, but it's growing. It's got green shoots in Kerala, in Karnataka. It's lost recently, but its vote share increased, right? So, I think प्रॉब्लम ये है विपक्ष के लिए कि अल्टीमेटली चुनाव में मुद्दा क्या होगा. अल्टीमेटली ये होगा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी है, उनके खिलाफ कौन है, उनके बनस्पत कौन है. एंड राइट नाउ दे डोंट हैव ए लीडर. इवन नीतीश कुमार का फिर से पलटना भाजपा की तरफ. He was the person who was at the center of creating the India Alliance. He was the person who started the whole caste survey, the whole conversation around that. So, or a strong opposition at a national level, it can only be with at the fulcrum of a very strong national party, right? If you have many, I don't think anybody wants to go back to 90 के दशक में जब United Front type weak governments, right? Now there are many people who may not like the BJP. देखिए क्या है ना कि भाजपा क्यों जीतती है और क्यों ज्यादा जीत रही है पिछले 10-12 साल में कंपेयर टू अर्लियर, या हार भी रही है तो पहले से बेहतर क्यों कर रही है? क्योंकि अल्टीमेटली एट द नेशनल लेवल पे अगर देखिए दो तरह के वोटर हैं. एक तो जो हिंदुत्व का वोटर है, जो बीजेपी का कोर वोटर है, वो तो है ही है, 17-18% वोटर जो है. और जो बिल्कुल एंटी बीजेपी वोटर है वो तो है ही है, राइट? अब क्या है कि भाजपा इसलिए जीत रही है या ज्यादा जीत रही है पहले के बनस्पत क्योंकि जो अनअलाइंड वोटर है, a lot more unaligned voters are coming to BJP across caste, class, gender, right? Whether it is OBCs, which is non-Yadav OBCs, or in Dalits, non-Yadav Dalits, or tribals. आप देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव में जितनी ट्राइबल बेल्ट है, भाजपा has won more seats than Congress, right? And that's also true across scheduled caste seats, the reserved seats. Now, that is a sign that a lot of people may either be supporting the BJP outside of ideology, or even if they are not that fond of BJP, they are more fond of it than what is opposing it, right? And in Lok Sabha Chunav, that matters a great deal. Right. So unless fundamentally you cannot have a strong national opposition, you can have a strong state opposition, unless you have a strong Congress. और उसके लिए कांग्रेस को हिंदी हार्टलैंड में भाजपा को हराना पड़ेगा कुछ स्टेट्स में. And I am seeing no evidence of that so far. ट्रू. एक कॉन्फिडेंस सरकार, जिसे कहते हैं ना कि आत्मविश्वास से भरी सरकार एक आत्मविश्वास से भरा देश बना सकती है. हम इसी उम्मीद के साथ हम आशा करते हैं कि बजट में, आने वाले बजट में भाजपा सरकार और घोषणाएं आम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए और खासकर किसानों के लिए करेंगी. सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. थैंक यू सर.